अच्छा, जब हम अकाउस्टिक न्यूरोमा की बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू जनरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ फीचर्स, और अब हम उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट। आसान सी बात है, सिंपल सी। सबसे पहले हमने कराने ऑडियोलॉजिकल टेस्ट। ऑडियोलॉजिकल टेस्ट में पहला टेस्ट आपका होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो आपका टेस्ट है, इसमें आपने सिंपली उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे क्या पेशेंट को किस हद तक सुनाई देता है या हियरिंग लॉस कितना है वो आपने चेक करना है। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री आप करेंगे तो आपको साफ साफ जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिलेगा पेशेंट का, ठीक है। अब जब उसके बाद आपने करनी है स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री में देखना होता है कि पेशेंट दो साउंड्स के बीच में किस हद तक डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास था कि जो ऑफ कोर्स ये बात है कि स्पीच ऑडियोमेट्री भी इस पेशेंट की सही नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगा अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, फिर हमारे पास एक फिनोमेना होता है, अब हमारे पास सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आ गया। अब इनर ईयर के किसी भी मसले की वजह से या इससे आगे कोई मसला होगा तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के तौर पे प्रेजेंट करेगा। अब इनर ईयर में दो तरह के मसले हो सकते हैं जो इस तरह प्रेजेंट करें। पहला हो सकता है कॉकलिया। इनर ईयर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेबिरिंथ है जो हमारा, उसमें कॉकलिया और वेस्टिब्यूल है पूरा। उसमें से आपको पता है कि वेस्टिब्यूल तो बैलेंस से रिलेटेड है, कॉकलिया हेयरिंग से रिलेटेड है। तो या तो कॉकलिया में मसला होगा तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा, या फिर हमारी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व में मसला होगा तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा। दो ही बात हो सकते हैं, वेस्टिबुलो कॉकलियर में से भी कॉकलियर में स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि मसला कॉकलिया में है या मसला नर्व में है। उसके लिए एक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी और भी कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन एक उनमें से होता है रिक्रूटमेंट फिनोमेना। अगर पेशेंट को नॉर्मल जो साउंड है, ठीक है, नॉर्मल साउंड है, वो उस पेशेंट को नहीं सुनाई दे रही क्योंकि उस पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, लेकिन जब उसी सेम पेशेंट को हमने लाउड साउंड दी, एक ऊंची आवाज दी, तो वो उसे जरूरत से ज्यादा ऊंची सुनाई दी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट में रिक्रूटमेंट फिनोमेना पॉजिटिव है या प्रेजेंट है, और वो निशानी होती है ऑफ अ कॉकलियर लीजन, ठीक है। मसला होता है वो कॉकलियर लीजन में। होना तो ये चाहिए ना कि पेशेंट अगर उसे नॉर्मल साउंड नहीं सुनाई दे रही तो एक लाउड साउंड भी उसे हल्की सुनाई दे या फिर ना सुनाई दे। लेकिन ऐसे पेशेंट में ये होता है कि नॉर्मल साउंड नहीं सुनाई देती लेकिन लाउड साउंड जरूरत से ज्यादा लाउड सुनाई देती है, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को कॉकलिया में मसला है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम इसमें अकाउस्टिक न्यूरोमा में ये टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता, लाइक पेशेंट को नॉर्मल साउंड भी नहीं सुनाई देती और लाउड भी नहीं सुनाई देती। तो इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट फिनोमेना इज एब्सेंट, और जब रिक्रूटमेंट फिनोमेना इज एब्सेंट इट मींस के लीजन इज रिट्रोकॉक्लियर, यानी कॉक्लिया के पीछे कोई मसला है, यानी कि नर्व में मसला है। तो इस तरह हम डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया टेस्ट। उसके बाद हमारे पास एक होता है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, सीसी टेस्ट उसका नाम है, जो बेसिकली बोन कंडक्शन चेक करने के लिए होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कोई 0 to 20% रिजल्ट आता है इसका, लेकिन ये कोई ऐसा इसके लिए बहुत डायग्नोस्टिक किस्म का टेस्ट नहीं है। फिर आपका थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट जो है वो भी आपको रिट्रोकॉक्लियर लीजन के बारे में बताता है। थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट में आप ये चेक करते हैं बेसिकली कि एक पेशेंट को अगर हम एक साउंड देना जिससे ज़्यादा वो सुन, लाइक एक थ्रेशोल्ड है सपोज, ठीक है, एक पेशेंट है हेयरिंग लॉस का, 50 डेसिबल से नीचे की साउंड उसे नहीं सुनाई देती, ठीक है, लेकिन 50 डेसिबल से ऊपर की साउंड है उस पेशेंट को आप समझे कि ये उसका थ्रेशोल्ड है, वो उसे सुनाई देगी और वो 60 सेकेंड्स तक उस आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा सुन ले, लाइक, तो इसको हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट इज पॉजिटिव। लाइक सिंपल लफ्जों में आप ये समझ लें तो इसमें थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट भी जो है वो सेंसरी रिट्रोकॉक्लियर लीजन के बारे में हमें बताता है। और ये जितने भी टेस्ट हैं इनके बारे में मैं अलग से भी आपको वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इनकी बहुत डिटेल में जाऊँगी। बस इतना याद रख लेना कि ये सारे आपको रिट्रोकॉक्लियर लीजन यानी नर्व की लीजन का बताते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगला हमारा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स डिके टेस्ट। आपको याद है कि हमारी जो 7th क्रेनियल नर्व थी, सिर्फ 7th क्रेनियल नर्व है हमारी फेशियल नर्व। मैंने उस वक्त पढ़ाते हुए आपको बताया था कि फेशियल नर्व का एक फाइबर आता है जो वो स्टेपीडियल मसल को सप्लाई करते हैं, स्टेपीडियस को हमारे। और स्टेपीडियस मसल का काम ये होता है कि उसने जो हमारी लाउड नॉइजेज हैं जो कान को डैमेज कर सकती हैं उनको वो कान के इनर ईयर के अंदर जाने नहीं देता, बल्कि उनको थोड़ा कम करके जाने देता है ताकि कान डैमेज ना हो। वो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये स्टेपीडियस मसल का काम होता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से हमारा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स भी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी सप्लाई सही नहीं होगी, तो हमारा ये वाला जो उसका लाइक स्टेपीडियल रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल नहीं होता। और ये टेस्ट हम करते हैं जिसकी डिटेल फिर से मैं वही बताने आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी क्योंकि इधर ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर हम एक वेस्टिबुलर सिस्टम को चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं कैलोरिक टेस्ट।
कैलोरिक टेस्ट का पहले भी मैं नाम आपको बता चुकी हूँ, ये इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी का एक पार्ट है। इसमें बेसिकली हमने ये चेक करना होता है कि हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम से मुराद है हमारा जो सेमीसर्कुलर कैनाल्स और सेक्यूल और यूट्रिकल है इनर ईयर में, वो किस हद तक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना अच्छा नहीं दे रहे, ठीक है। तो उसमें हम वेस्टिबुलर सिस्टम को चेक कर लेते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम में जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास लीजन है ही इनर ईयर में, तो वेस्टिबुलर सिस्टम अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये इसका रिस्पांस ऑलमोस्ट एब्सेंट आता है कैलोरिक टेस्ट में, वेस्टिबुलर सिस्टम वर्किंग नहीं मिलता हमें। फिर हमने अगली चीज़ करनी होती है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से बाकी सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताए थे कि हमने बाकी सारी क्रेनियल नर्व्स को चेक करने के लिए जो कुछ करना है, और हमने जो सेरिबेलम और जो ब्रेन स्टेम और जो इंट्राक्रेनियल टेंशन को चेक करने के लिए सारे टेस्ट करने ना, डिसडायड हो चुका है, एनेसिया, एटेक्सिया और नर्व टेस्ट जो थे वो सारे के सारे आते हैं न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में। फिर हमारे रेडियोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमने एक्सरे कराने। एक्सरे के कुछ व्यूज होते हैं, वो आपके एमसीक्यू और वाइवा वगैरह में आते हैं, मैं आपको उसके लिए भी अलग से बताऊंगी। एक होता है आपका वाटर्स व्यू, होता है बहुत ज्यादा आता है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए है, उसको बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बहरहाल एक्सरे कराते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर लीजन। लेकिन एक्सरे एक क्रूड चीज़ है। सीटी स्कैन एक तो हमें कराना होता है बहुत ज़रूरी, ठीक है। और सीटी स्कैन से भी ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड जो चीज़ है वो आपकी एमआरआई है। एमआरआई विद, इसमें अगर आपको एमसीक्यू आता होता है गोडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एमआरआई के साथ हम कंट्रास्ट डालते हैं ताकि हमारी जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है जहाँ जहाँ से कंट्रास्ट हो जाए। तो एमआरआई विद गोडोलिनियम कंट्रास्ट इज बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि ये इतनी छोटी सी अगर लीजन होगी ना इंट्राकैनालिकुलर, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास एक और टेस्ट होता है बेरा। इसको लंबे लफ्ज़ों में कहते हैं इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ठीक है जी। तो हमारे पास इस टेस्ट का जो मकसद है ना बेसिकली बेरा साहब का, वो है, अच्छा ये इस टेस्ट में ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में हमने ना बेसिकली ये भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको कॉकलियर और रिट्रोकॉकलियर लीजन्स में भी डिफ्रेंशिएट कर देता है। ज़्यादातर ना हम इसको बच्चों में इस्तेमाल करते हैं हेयरिंग लॉस चेक करने के लिए, बिकॉज ये करना में हम इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। बहुत सारे और प्रोसीजर्स होते हैं ना जो इन्वेसिव होते हैं, इसमें कोई इन्वेजन नहीं है। इसलिए बच्चों में जिन जो ज़्यादा चीखते चलाते हैं उन्हें जाहिर सी बात है कि मुश्किल होता है करना, तो उसमें हम बेरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। और ये भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आपकी इन दोनों को। बाकी इसकी डिटेल भी हम इन टेस्ट के साथ किसी अलग वीडियो में करेंगे। फिर सीएसएफ एग्जामिनेशन कोशिश करते हैं ना की जाए, बिकॉज प्रोटीन का लेवल सीएसएफ में ना बढ़ा हुआ होता है इसमें, तो लंबर पंक्चर करेंगे तो हर्निएशन का डर होता है कि कहीं बाहर ना आ जाए, इस वजह से ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सारे के सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है। फिर अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब देखिए ट्रीटमेंट के लिए ना हमारे पास जो ऑप्शन है वो ओनली चॉइस सर्जरी होती है। सर्जिकल रिमूवल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन दिस केस ऑफ ट्यूमर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ट्यूमर फिर हमने अप्रोच करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ट्यूमर जिस हिसाब से ग्रो किया होगा उसी हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। या तो एक अप्रोच हो सकती है कि हम डायरेक्ट ऊपर से लाइक न्यूरोसर्जन जिस तरह करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा अप्रोच, के हम मिडल क्रेनियल फोसा में ऊपर डायरेक्ट स्कल से अप्रोच करके ट्यूमर को ठीक करें, ठीक है। अगर हमारे पास ट्यूमर छोटा है और केनाल के अंदर है तो हम लेब्रिंथ यानी अपनी केनाल के जरिए जाएंगे, और ट्रांस लेब्रिंथाइन अप्रोच उसको कहते हैं कि हम लेब्रिंथ से जाएं, अपने इनर ईयर से जाएं और वहीं पर से उसको ठीक कर दें। एक ये हो सकती है, लेकिन ये तब होती है जब हाली वो केनाल के अंदर इंट्राकेनालिकुलर है। उसके बाद हमारे पास एक, अगर हम पीछे से यानी स्कल की जो आपकी बैक साइड है, सब ऑक्सीपिटल रीजन है, वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं, उसको हम सब ऑक्सीपिटल अप्रोच कहते हैं। और आखिरी है कि हम एक तरफ हम ट्रांसलेब्रेंथाइन से जाएं, मतलब वहाँ वाला जो केनाल के अंदर है वो ट्रांसलेब्रेंथाइन पार्ट से रिमूव करें, और जो पीछे यानी ब्रेन के अंदर गया हुआ है वो सब ऑक्सीपिटल रीजन से रिमूव करें। तो ये हो जाती है कंबाइंड अप्रोच जो इन दोनों को मिला के होती है, ठीक है। आजकल ये ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि अगर बड़े साइज का ट्यूमर हो, बिकॉज मिडिल क्रेनियल फोसा में ना और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज होने का खतरा होता है, इस वजह से दिस इज मोर इजी टू डू, लाइक ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अच्छा ये तो होगी सर्जरी। सर्जिकल रिमूवल मैंने आपको बताया कि इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरी ये चीज़ होती है कि हम फिर आपको पता है कि हमेशा एक उसका ऑल्टरनेट होता है, दैट इज़ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में जो कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी है उसमें तो आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट जो है वो रेडिएशंस देनी है, मतलब एक पूरे आपके सारे एरिया में, जाहिर सी बात है रेडिएशंस कहीं पर
डायरेक्टेड नहीं होती, बल्कि आपके सारे स्कल और ब्रेन और आपके सारे जितने भी वहाँ सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है सबको जाती हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन कन्वेंशनल तरीका बिल्कुल भी अब प्रैक्टिस नहीं किया जाता, याद रखना। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह से आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स में रेडिएशन जाती थी और हमारे वहाँ के स्ट्रक्चर्स इतने एबल नहीं है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस को इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि वो सारे सॉफ्ट टिश्यूज बहुत नाजुक और बहुत डेलिकेट और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसकी जगह जो एक और इम्प्रूवमेंट आई दैट वाज एक्स नाइफ या गैमा नाइफ सर्जरी, ठीक है। एक्स नाइफ और या फिर गैमा नाइफ जो है, एक्स नाइफ के जो हमारा सोर्स होता है वो एक लीनियर से एक्सेलरेटर होता है, और गैमा नाइफ हमारा कोबाल्ट 60 सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आपको पता है कोबाल्ट 60 गैमा रेज इमिट करता है। तो होता ये बस बाहर इन दोनों का मकसद ये होता है कि ये डायरेक्टेड जो है ना रेज इमिट करती हैं। डायरेक्टेड रेज का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं रेज इमिशन को, और वो ऐसे ब्रॉडली रेज फैलती नहीं है जो रेडिएशन निकलती है, बल्कि वो रेडिएशन सिर्फ डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द ट्यूमर। तो इसकी वजह से सिर्फ ट्यूमर डिस्ट्रॉय होता है, उसकी ग्रोथ रुकती है, लेकिन आसपास वाले स्ट्रक्चर्स डैमेज नहीं होते। अब इनसे भी अच्छा एक और टेस्ट आ गया सर्जरी सॉरी तरीका आ गया, दैट इज नॉन एज साइबर नाइफ। साइबर नाइफ जो है उसमें हम क्या करते हैं कि साथ साथ इमेजिंग भी कर लेते हैं, सीटी स्कैन भी चल रहा होता है और साथ साथ हम उसमें रेडिएशन से उसको कर भी रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाईफाई हाईटेक टेक्निक है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत महंगी है। सो दिस इज ऑल अबाउट अकॉस्टिक न्यूरोमा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।